हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडियो स्पॉट पर। साथियों, ईओआरओ के अंदर 8 योजनाएं जो है वो हमारे सिलेबस में है पार्ट बी के अंदर, जिसमें से 3 जो योजनाएं हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की हैं और बाकी की जो शेष योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। हम आज के सेशन में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद में क्रमवार हम लगातार जो भी आपकी योजनाएं हैं उनको लेटेस्ट बजट जो 19 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, साथ ही साथ जो आर्थिक समीक्षा है 2024-25 की, उसके डाटा भी हम साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अब जब आपके एग्जाम में लगभग 30 दिन बचे हैं तो आपका जो पेपर जो सेट होगा वो इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान होगा। तो हम पिछले वाला जो बजट है उसके डाटा भी साथ में कंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ जो लेटेस्ट जो अपडेट हुए हैं, चाहे वो रोजगार दिवस को लेकर हो या फिर अन्य जो भी डाटा जो अपडेट हुए हैं उनको हम साथ में डिस्कस करेंगे। ये जो योजनाएं हैं, स्पेशली 8 जो योजना है, उनको हम जो आरएएस प्री का पेपर था या फिर जब हमने देखा सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का पेपर था, उसी पैटर्न के आधार पर हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने देखा कि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, मतलब 2 या 3 स्टेटमेंट दे देते हैं, उसमें से आपको ये पूछ लेते हैं कि कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। तो इस स्टेटमेंट के क्वेश्चन के लिए आपको पूरा ज्ञान होना जरूरी है। आप वन लाइनर से इसको क्रैक नहीं कर पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और स्टेटमेंट का फॉर्मेट, मतलब जो टफेस्ट फॉर्मेट है क्वेश्चन का, उसको ध्यान में रखकर ही हम आज की योजना जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पहले से किसी भी प्लेटफॉर्म से या अन्य किसी जगह से ये योजना कवर कर रखी है, फिर भी मैं आपको ये कहूँगा आने वाली 10-15 मिनट आपको इसमें कंज्यूम करनी चाहिए। निश्चित रूप से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसमें आपको लेटेस्ट जितनी भी जानकारी है, फरवरी तक की जितनी भी जानकारियां हैं, वो सब अपडेट कर दी गई है। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप टेलीग्राम में डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम योजना का नाम देख लेते हैं। यहाँ पे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो कि आपके सिलेबस में दी हुई है। इस योजना का जो नाम था वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना था, जो कि तत्कालीन सरकार कांग्रेस सरकार के द्वारा संचालित की गई थी। ये आप यहाँ पे लोगो देख सकते हो इसका। इसका जो नाम है वो 25 नवंबर 2024 को, मतलब लेटेस्ट अभी जो जो नवंबर गया है पीछे, उसमें इसका नाम जो है वो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कर दिया। मतलब इंदिरा गांधी का जो नाम था उसकी जगह पे अब क्या कर दिया है, मुख्यमंत्री के नाम से कर दिया है। ठीक है। इस योजना की जो घोषणा हुई थी वो राज्य बजट 2022-23 के अंदर हुई थी। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो वैकेंसी भी आई थी, वैकेंसी का सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो कब आया था, 2022 में। तो उसी समय का आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 2022-23 का जो बजट था उसमें इसकी घोषणा की गई थी, और इसका जो शुभारंभ है वो किया गया था 9 सितंबर 2022 को। अगर ये याद रहे तो ठीक है, अगर नहीं रहे तो आप इसको 9/9/22 के हिसाब से सर्च कर सकते हो। तो कब इसका शुभारंभ हुआ था, 9 सितंबर 2022 को हुआ था, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा, खानिया बावड़ी जयपुर से। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है ये। और इसका साथ साथ में आपको नोडल विभाग का ध्यान रखना है। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है। जब हम विभाग की बात कर रहे हैं तो साथ में आपको मंत्री का भी नाम होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो वैकेंसी है वो स्वायत्त शासन विभाग की है, तो हमें मंत्री का नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो हमारे जो मंत्री हैं इस विभाग के वो कौन है, जाबर सिंह खर्रा इसके मंत्री हैं स्वायत्त शासन विभाग के। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो इनकी विधानसभा क्षेत्र है, वो कौन सा है, श्री माधोपुर सीकर। अब इस योजना के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया गया पंजीकरण के लिए, या फिर जो समय समय पर जानकारियां हैं, जो भी नोटिफिकेशंस हैं उनको अपलोड करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया। उसका क्या नाम है ये ध्यान में रखना आपको, msgry.rajasthan.go.in। ठीक है। इस योजना के तहत कुल एक वित्तीय वर्ष के अंदर 800 करोड़ रुपए अनुमानित व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था जब इसको लॉन्च किया गया था, और वर्तमान में इसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो भी बजट से संबंधित डाटा है वो हम सबसे लास्ट में पढ़ने वाले हैं, और जो भी चेंजेस हैं वो मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा। ठीक है। यह सरकार पूर्णतः राज्य पोषित है। मतलब अगर अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुपात कितना रहने वाला, तो यहाँ पे जो अनुपात रहेगा वो 0:2 रहेगा। मतलब पूर्णतः है राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, इसमें केंद्र सरकार की कोई भागीदारी नहीं है। अब इस योजना को जारी करने या लागू करने के उद्देश्य क्या क्या रहे वो हम देखने वाले हैं।
इस योजना को जो स्टार्ट किया गया है वो मनरेगा की तर्ज पे किया गया है, क्योंकि मनरेगा जो है वो पंचायती राज में काम करती है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रोजगार देने का काम करती है। उसी की तर्ज पर नगरीय निकायों के अंदर शहरी क्षेत्र के जो भी विशेष परिवार है, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय, बेरोजगार जो भी परिवार है, उनको आर्थिक संबल देने के लिए, मतलब उनको आर्थिक सहायता देने के लिए, उनको रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। और इस पूरी योजना में आपको ध्यान में रखना है, परिवार शब्द पे ज्यादा फोकस रखना है आपको। कारण ये है कि एक परिवार में हो सकता है तीन सदस्य हो या फिर 4 सदस्य हो, तो सदस्यों से हमें कोई लेना देना नहीं है। इस पूरी योजना में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो परिवार है उसको एज ए यूनिट, एक इकाई के रूप में माना गया है इस योजना में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब ये योजना स्टार्ट हुई थी तब 100 दिवस का गारंटी दी गई थी कि 100 एक पूरे वित्तीय वर्ष के अंदर आपको जो है वो हम 100 दिन का कम से कम रोजगार देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ में राज्य बजट 2023 के अंदर, मतलब इसकी जो घोषणा हुई वो 22-23 में हुई, और उससे जस्ट अगले साल ही जब बजट पेश किया गया तो उसमें जो ये 100 दिन का लिमिट थी इसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया, 125 दिन कर दिया गया, ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी जो है वो जुड़े हुए हैं, और नहीं भी जुड़े, पहली बार जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट ये पीडीएफ जो है वो इसको प्रिंट आउट ले सकते हो, या फिर अपने फोन में भी जो है वो इसको साथ साथ में देख सकते हो। आगे आने वाली योजनाओं के लिए मैं आपको बताऊं, इसी तरीके से आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी, परंतु वो डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है इस वीडियो पे, ठीक है। अगर इसको अच्छी खासी संख्या में लोग देखते हैं तो मैं ये समझूंगा कि हाँ आपको नीड है ऐसे वीडियो की, तो नेक्स्ट जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी वीडियो जो है वो बनाने की कोशिश रहेगी। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, पात्रता क्या क्या रहेगी इसमें, देखो सबसे पहली बात यह है कि नगरीय निकाय के अंदर 18 से 60 वर्ष तक के आयु के जो भी क्राइटेरिया में आते हैं वो सभी लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एक अनिवार्य पात्रता और है जिसमें आपको ध्यान में रखना है कि परिवार का जन आधार पंजीकरण अनिवार्य है। मतलब जो आपका रजिस्ट्रेशन इस योजना में होगा, जो पोर्टल मैंने अभी आपको बताया था, उस पोर्टल पर जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां पे जन आधार नंबर मांगे जाएंगे। तो इसलिए इस योजना का फायदा लेने के लिए आपके पास में जन आधार पंजीकरण होना जरूरी है। अगर कार्ड है तो वेल एंड गुड है, अगर कार्ड नहीं भी है तो रजिस्ट्रेशन की जो स्लिप देते हैं स्टार्टिंग में, वो उस स्लिप के नंबर के आधार पर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इस योजना में परिवार को एक यूनिट के रूप में माना जाएगा। जब इसका मेन ड्राफ्ट आया था योजना का, उसमें स्पेशली ये मेंशन किया गया था कि परिवार का मतलब एक यूनिट है। अब उसमें 2 सदस्य भी हो सकते हैं या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इस योजना में निवास स्थान की कोई भी बाध्यता नहीं है। मतलब प्रवासी जो मजदूर है आउट ऑफ राजस्थान, स्पेशली जब 2022 के अंदर कोरोना काल चल रहा था, उस समय इस लाइन की जो उपयोगिता है, जो महत्व है, वो और ज्यादा हो जाता था, क्योंकि प्रवासी जो मजदूर थे जो यहाँ पे राजस्थान में फंस गए या फिर, तो उनको भी इस योजना में शामिल किया गया था। साथ ही साथ में आपको ध्यान में रखना है, जब जॉब कार्ड आपका बन जाता है और उस जॉब कार्ड के बनने के बाद में जब आपको 15 दिन के अंदर, एक बार जब जॉब कार्ड बन गया उसके आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर आपको अनिवार्य रूप से जो है वो जॉब दिया जाएगा। तो उस दौरान आपको ध्यान में रखना है जिस वार्ड के आप निवासी हो वहां पे आपको प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब रीजनल जो भी एरिया है आपका उसमें प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि ऐसा नहीं हो कि अगर आपको 300 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, उसमें से आपके 100 रुपए तो किराए में खर्च हो रहे हैं, तो ऐसा कोई समीकरण नहीं बने। इसके लिए जहां पे भी आपके आसपास में काम की आवश्यकता होगी, सबसे पहले प्राथमिकता आपको दी जाएगी अगर आप उस वार्ड के निवासी हो। फिर इसमें पंजीयन कैसे कराएं, रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो पोर्टल अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये वाला, ठीक है, ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस पोर्टल के ऊपर जाकर आप डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हो, या फिर ई मित्र का जो सेंटर है वहां से भी आप अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ में प्रत्येक नगर निकाय के कार्यालय परिसर में एक डेस्क, हेल्प डेस्क जो है वो उपलब्ध करवाई गई है। अब उस हेल्प डेस्क में जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हो, ठीक है। जॉब कार्ड है तो प्रत्येक परिवार के सदस्य को अलग अलग नहीं करवाना, मैंने आपको 2-3 बार बता दिया कि इस पूरी योजना के अंदर एक परिवार को एक यूनिट के रूप में माना गया है, तो आपको अलग अलग सदस्य के रूप में जो है वो रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही जैसे ही आप उस जॉब के लिए अप्लाई करते हो या जॉब कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे उसके बाद में वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन होने के बाद में तुरंत आपका ऑनलाइन व ऑफलाइन जो जॉब कार्ड जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और एक बार जैसे ही किसी का जॉब कार्ड जारी हो जाता है तो उसके आने वाले 15 दिन के अंदर आपको रोजगार उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य है। ये
नगरीय निकाय की और जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है ये कि वो आपको जो कार्य जो है वो उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, फिर ये आ जाता है योजना के पंजीकरण का पूर्णतः निःशुल्क होना। मतलब जितनी भी इसमें प्रक्रिया मैंने अभी बताई है उस प्रक्रिया में आपका रजिस्ट्रेशन के लिए एक भी फीस नहीं लगेगी। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये क्यूआर कोड जो है वो टेलीग्राम का है, टेलीग्राम में आप डायरेक्ट इसको स्कैन कर सकते हो और जुड़ सकते हो। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आए हो तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर हम देख लेते हैं प्रशासनिक संरचना कैसी है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो इस योजना के लिए किस प्रकार से डिजाइन किया गया है। तो इसमें हमें बेसिकली 4 स्तर देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला जो स्तर आ जाता है वो राज्य स्तर है, फिर संभाग पर, फिर जिले पर, और फिर जो स्थानीय निकाय है, नगरीय निकाय है, उनके स्तर पर 4 जो है वो हायरार्की के अंदर हमें 4 स्टेप देखने को मिलेंगे। तो जब राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाएगा उसमें अध्यक्ष कौन होंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं इससे। तो आपको ध्यान में रखना है सचिव जो स्वायत्त शासन विभाग के सचिव होंगे वो राज्य स्तर पर अध्यक्षता करेंगे समन्वय समिति की। ठीक है, और इसकी जो बैठक होगी वो त्रैमासिक होगी, मतलब 3 महीने में एक बार इसकी बैठक करवाया जाना अनिवार्य है राज्य स्तरीय समन्वय समिति की। इसी प्रकार हम बात करें संभाग स्तर पर, तो संभाग स्तर पर जो समिति बनेगी उसके अध्यक्ष होंगे संभागीय आयुक्त। ठीक है, और इसकी जो मीटिंग होगी वो 2 महीने में एक बार होनी आवश्यक है। अगर हम बात करें जिला स्तरीय समन्वय समिति की तो इसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर करेंगे और इसकी जो बैठक होगी वो मासिक रूप से होगी। ठीक है, और चतुर्थ और अंतिम जो स्तर है वो है नगरीय निकाय समन्वय समिति का। ठीक है, इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है इसका जो अध्यक्ष होगा या तो आयुक्त होगा या जो अधिशासी अधिकारी वहां पे काम कर रहा होगा, चाहे आयुक्त मान के चलो या फिर ईओ मान के चलो, तो इसका मतलब हो गया कि आप जो है वो इसकी अध्यक्षता करोगे जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसकी बैठक के बारे में कोई विशेष अनुबंध नहीं किया गया है, तो आपको केवल 3 बैठकों का ध्यान में रखना है। राज्य स्तर पर 3 महीने से होगा, संभाग स्तर पर 2 महीने से बैठक होगी, और जिला स्तर की अगर हम बात करें तो 1 महीने में एक बार बैठक जो है वो अनिवार्य है। ठीक है, राज्य स्तर पर जो भी बैठक होगी उसके अंदर वित्त विभाग, आयोजन विभाग, जलदाय, नगरीय विकास, पीडब्ल्यूडी, कृषि, ये जितने भी रूड सिको है और यूईडीपी, ये जो बोर्ड दे रखे हैं इनके भी मेंबर जो है वो शामिल होंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे कलेक्टर का जो रोल है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि जैसे कलेक्टर क्या करता है, जितनी भी कार्य का चयन करना है, एक्शन प्लान करना है, श्रम का आवंटन करना है या फिर जो बजट का आवंटन करना है, वो सब चीजें, और इसके अलावा कार्ड जब जारी करते हैं, कार्ड कैसे बनवाना है, किस किस का कार्ड बनवाना है, सूचियां जो जितनी भी कार्ड जारी हो गए उनकी लिस्टें बनाना, वो सब चीजें किसके अंडर आती है? कलेक्टर के अंडर आती है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। जिला स्तर पर सबसे मुख्य जो अधिकारी होगा या फिर समन्वय समिति का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? कलेक्टर होगा। फिर इसमें आ जाते हैं पारिश्रमिक का भुगतान, मतलब किस प्रकार से आपको पे किया जाएगा अगर कोई भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य करता है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही आपका काम स्टार्ट होता है, जैसे 1 तारीख को किसी ने काम स्टार्ट किया, 15 तारीख तक उसने काम कर लिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, जो ये 1 तारीख से लेकर 15 तारीख का जो पेमेंट है, ये वाला जो पेमेंट है वो आपको अगले 15 दिन के अंदर, मतलब 30 तारीख तक आपका जो पेमेंट है वो इस महीने, इस टाइम ड्यूरेशन का पेमेंट यहाँ पे मिलेगा आप। ठीक है, तो एक बार जैसे ही आप 15 दिन का कार्य पूर्ण कर लेते हो, उसके बाद में आने वाले 15 दिन के अंदर आपको जो पूर्ण कार्य जो था उसका पेमेंट मिल जाएगा, ये यहाँ पे दे रखा है। और जो भी पेमेंट आएगा इस योजना के तहत, जितना भी पेमेंट आएगा वो डायरेक्ट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो मजदूरी होगी वो किस प्रकार से मिलेगी। मतलब इसमें जो मजदूरी है वो श्रम विभाग द्वारा समय समय पर, आपको पता होगा कि न्यूनतम मजदूरी जो है उसकी जो भी रेट होती है, दर होती है, वो जारी की जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसमें पेमेंट दिया जाने वाला है। जिसमें से अगर मैं योजना जब अपनी स्टार्ट हुई थी उसकी बात करूं तो इस प्रकार से था, और वर्तमान में आपको ध्यान में रखना है 4 कैटेगरी के अंदर ये डिवाइड किया गया है: अर्धकुशल, अकुशल, कुशल और उच्च कुशल। ठीक है, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि एक केवल और केवल आपको अकुशल श्रमिक का ध्यान में रखना है। अकुशल श्रमिक जो है वो 285 रुपये प्रतिदिन उसको मिलेगा। इसके बाद में आपको 12-12 जो है वो जोड़ते जाने हैं, मतलब 285 में अगर आप जोड़ोगे 297 तो वो अर्धकुशल का आ जाएगा। फिर अर्धकुशल के अंदर अगर आप वापस से 12 जोड़ते हो तो वो किसका आ जाएगा? कुशल का। ठीक है, और लास्ट में आपको कितने जोड़ने? 50। तो आपको केवल अकुशल का ध्यान में रखना है 285। वर्तमान की जो डाटा है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, पूछे जाने की संभावना इनकी ज्यादा होती है।
तो आपको ध्यान में रखना है कि अकुशल श्रमिक की जो वर्तमान में पे है वो हो गई 285 रुपये प्रतिदिन। मतलब एक दिन अगर अकुशल जो है वो काम करता है तो उसको 285 रुपये मिलते हैं। इसके बाद में आपको 12 वापस से जोड़ोगे तो अर्धकुशल के आ जाएंगे 297। और फिर अगर कुशल की बात करोगे तो उसमें वापस से 12 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे 309। और आपको उच्च कुशल के लिए अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फिर आप 50 रुपये और जोड़ दो, तो आपके पास कितने हो गए 359। ठीक है, अब ये तो हो गया पेमेंट की बात। इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि मूलभूत सुविधाएं कुछ हैं, जैसे पेयजल की है, शौचालय की है और प्राथमिक चिकित्सा है, गर्मियों में छाया की है। तो इस प्रकार की जो बेसिक जो नीड है वो चीज़ें आपको उपलब्ध करवानी है जब आप ईओ बन जाते हो, उस समय जब आप इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य करवाओगे उस समय। ठीक है, अब बात है ये यहाँ पे एवं आएगा, इसमें क्या है अनुपात डिसाइड किया गया है। दो प्रकार की कैटेगरी जो है वो कार्यों की बात बताई गई है, एक तो सामान्य प्रकृति के कार्य और एक विशेष प्रकृति के कार्य। ठीक है, इसमें आपको ध्यान में रखना है जब प्रारंभ का मतलब है जब योजना स्टार्ट हुई थी तब ये कहा गया है कि सामान्य प्रकृति का अगर कोई कार्य होगा तो उसमें 75% जो पारिश्रमिक दिया जाएगा। मतलब अगर आप 100 रुपए का काम करवा रहे हो तो उसमें 75 रुपए तो क्या दी जाएगी, मजदूरी दी जाएगी। और जो सामान आप लेके आओगे उसका जो अनुपात रहना चाहिए वो 25% रहना चाहिए। तो जो स्टार्टिंग का जो अनुपात था वो निकल के आया था 3:1। ये किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, सामान्य प्रकृति के लिए। अब इसी अनुपात को चेंज कर दिया गया है और चेंज करके जो ये 100 रुपए थे, अगर आप 100 रुपए का काम करवाते हो एज ए ईओ तो आपको ध्यान में रखना है कि 70 रुपए तो होना चाहिए कौन सा, पारिश्रमिक का। अब वर्तमान स्थिति है जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया, देखो ये वाली। ठीक है, 70 रुपए तो आपका पारिश्रमिक में जाना चाहिए और 30 रुपए जो है वो आपका सामग्री के अंदर जाना चाहिए। तो 75-25 वाला भी आपको ध्यान में रखना है जो स्टार्टिंग का रेशियो था। और अभी वर्तमान में जो रेशियो चेंज किया गया है वो 70-30 हो गया है। ठीक है, ये हो गया सामान्य प्रकृति के लिए। अब अगर हम बात करें विशेष प्रकृति के कार्य के लिए, तो विशेष प्रकृति में आपको इसका उल्टा कर देना है। तो मैंने आपको बताया कि सामान्य प्रकृति में 75-25 था स्टार्टिंग में, तो विशेष प्रकृति के लिए कितना हो जाएगा, 25-75 हो जाएगा। मतलब 25 रुपए आपको पारिश्रमिक में देने और 75 रुपए आपको देने सामग्री के लिए। अब वर्तमान में इसी रेशियो को चेंज करके कितना कर दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इस 25 को बढ़ा के 30 कर दिया और 75 की जगह पे 70 कर दिया। ठीक है, तो अगर विशेष प्रकृति का कार्य है तो उसके लिए अगर पारिश्रमिक की बात करें तो 30% होना चाहिए और सामग्री की बात करें तो 70% होना चाहिए। और अगर हम रेशियो में या अनुपात में बात करें तो 3:7 हो जाएगा। ठीक है, और सामान्य प्रकृति के अंदर 7:3 हो जाएगा। बस जस्ट दो प्रकृतियां ध्यान में रखनी है, सामान्य और विशेष। तो सामान्य का जो रेशियो होगा उसको आप जैसे अपोजिट करोगे तो विशेष प्रकृति का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जितना भी हमने कार्य की बात करी है उस कार्य की जो ऑडिट की जाएगी उसका आपको ध्यान में रखना है। ये ऑडिट जो है ये की जाएगी नगरपालिका अधिनियम की धारा 55 के तहत गठित की गई वित्त समिति के द्वारा। ठीक है, 54 में हमने बताया था कि वार्ड समिति कार्य करती है और 55 में जब हमने 2-4 और भी समितियों की बात की थी वहीं पे हमने वित्त समिति की बात की थी। तो वित्त समिति के द्वारा ये जो जितना भी ऑडिट है वो किया जाएगा। अब आपको ध्यान में रखना है योजना के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो करवाए जाएंगे। सामान्यतः इस योजना में लगभग वही कार्य करवाए जाएंगे जो नगरीय निकाय में करवाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें पर्यावरण संरक्षण की, जो कि हमने धारा 45 से लेकर 46 और 47 में पढ़े थे, लगभग वही काम है। जैसे पर्यावरण संरक्षण का हो गया, स्वच्छता एवं सैनिटेशन का हो गया, जल संरक्षण का है, संपत्ति विरूपण की रोकथाम के लिए मतलब कोई स्टिकर वगैरह को चिपका देता है बोर्ड पे, सार्वजनिक जो भी बोर्ड है, किसी रास्ते का अगर नामकरण किया गया है और उस नामकरण के ऊपर अगर किसी ने अपना पोस्टर चिपका दिया तो उन सभी की रोकथाम और उनको हटाने के लिए। साथ ही साथ कन्वर्जेशन कार्य जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, मुख्यमंत्री जन आवास योजना है, इनके तहत कार्य करवाए जा सकते हैं। या केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंदर ये जो कार्मिक हैं उनको यूज किया जा सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे कार्य हैं जो सेवा कार्य हैं, जैसे गौशाला में श्रमिक हो गया या फिर रिकॉर्ड कीपिंग में हो गया, हेरिटेज के संरक्षण के अंदर, या फिर गार्ड अगर कोई गार्ड की ड्यूटी करवा सकता है। तो इस प्रकार से जो है वो कार्य आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको मैंने आपको बताया था और ये सब डिपेंड करता है कि हम आगे जो आने वाली योजनाएं हैं उनको इसी अच्छी तरीके से डिस्कस करें या नहीं करें। तो आप
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और इस वीडियो का रिस्पॉन्स बताएगा कि हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 8 जो योजनाएं हैं वो आपको डिस्कस करनी है नहीं करनी, ठीक है। आपके जो भी प्रतिक्रिया है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखनी है। आपने कुछ नया यहाँ से प्राप्त किया है, अगर आपने पहले से पढ़ा है तो कुछ नया देखने को आपको मिला है, और जो भी डाटा है वो आपके लिए कितनी यूजफुल रहेंगे वो एग्जाम में पता चलेगा, ठीक है। अन्य कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फेसिंग चारद्वारी करवाना, गार्ड करवाना, ठीक है, या फिर पार्किंग स्थल के अंदर प्रबंध से संबंधित कोई काम है, आवारा पशुओं को पकड़ने से संबंधित कार्य करवा सकते हैं, राजीव गांधी सेवा केंद्र की तर्ज पर मॉडल भवन का निर्माण करवाना, या फिर जो समय समय पर सरकार के द्वारा जो भी कार्य ऑर्डर दिए जाएंगे वो सब, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है योजना के तहत क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों का अनुमोदन कैसे होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले नगर पालिका में ईओ के द्वारा एक प्रपोजल बनाया जाएगा कि हमें इस योजना के तहत यहाँ पे जो है वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य करवाया जाना है। ये जो प्रस्ताव रखेंगे वो जिला स्तरीय कमेटी के पास जाएगा, जिला स्तरीय समन्वय कमेटी के पास, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन है, कलेक्टर। कलेक्टर क्या करेंगे, इसका अनुमोदन करेंगे, और अनुमोदन करने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट के पास में पोर्टल के माध्यम से ये सूचना पहुंचाएंगे, ठीक है। और अंत में जो प्रशासनिक जो अनुमति मिलेगी वो ध्यान रखना है ईओ के माध्यम से ही मिलेगी। और अगर हम वित्तीय स्वीकृति की बात करें तो जो भी तकनीकी अधिकारी है, जयन है, आईएन है, या फिर एक्सियन है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, तो वो जितने भी इंजीनियर हैं उनके माध्यम से दी जाएगी, ठीक है। ये चीज यहाँ पे लिख रखी है कि कार्य योजना सूचीबद्ध करके समन्वय जिला कलेक्टर से अनुमोदन उपरांत नगरीय निकाय के आयुक्त, मैंने आपको बताया जो अंतिम स्वीकृति होगी या फिर जो प्रशासनिक स्वीकृति होगी वो किसके द्वारा दी जाएगी, आयुक्त या फिर अधिशासी अधिकारी मतलब ईओ, या मतलब मैं इनडायरेक्टली कहूं कि आपके द्वारा दी जाएगी जब आप ईओ बन जाओगे, ठीक है। तकनीकी स्वीकृति के बारे में मैंने बताया कि जो भी रूल बने हुए हैं उनके अनुसार संबंधित अभियंता द्वारा दी जाएगी। अब अगर पूरी योजना के अंदर अगर नामांकन से संबंधित हो गया, पंजीकरण से संबंधित है, अगर आपका पेमेंट डिले होता है तो इस मामले में कोई भी किसी भी प्रकार की अगर सूचना हमें रजिस्टर करवानी है तो वो सूचना किसके पास करवा सकते हैं, या तो जिला कलेक्टर के पास करवा सकते हैं, या फिर जिस भी नगरीय निकाय में ये कार्य किया जा रहा है वहां के आयुक्त या अधिशासी अधिकारी को ईमेल कर सकते हैं, या फिर पर्सनली आप केबिन में जाके अपनी जो शिकायत है वो एक एप्लीकेशन के माध्यम से दर्ज करवा सकते हो। ये पहला माध्यम हो गया। दूसरा किस तरीके से करवा सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा जनसंपर्क पोर्टल चलाया जा रहा है जो कि उसके टोल फ्री नंबर है 181 इसके द्वारा करवाया जा सकता है। या फिर तीसरा जो माध्यम है शिकायत का वो है, मैंने आपको पोर्टल बताया, उस पोर्टल पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। अब इन शिकायतों का निवारण जो करवाना है वो नगरीय निकाय, ध्यान रखना, 7 दिवस के अंदर करा सकता है, और अगर नगरीय निकाय नहीं करवाता है तो जिला कलेक्टर के पास अगर शिकायत जाती है तो वो 10 दिन के अंदर इनका निराकरण करवाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, वैसे तो पूरे मैंने इंपॉर्टेंट डाटा थे वो शामिल कर लिए हैं, यहाँ पे स्पेशली आपको जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आर्थिक समीक्षा जो कि 19 फरवरी को दिया कुमारी के द्वारा जो भी आंकड़े जो है वो जारी करवाए गए थे, तो वो आंकड़े मैंने यहाँ पे शामिल कर लिए। इसके तहत आपको ध्यान में रखना है वर्ष 2024-25 में दिसंबर 2024 तक के डाटा है, लेटेस्ट है, इससे ज्यादा अपडेटेड आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ध्यान रखना है 6.53 लाख परिवारों का पंजीकरण हुआ है वर्ष 2024-25 के अंदर, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर दिसंबर तक के हमारे पास डाटा है, तो आपको ध्यान में रखना है 6.53 लाख परिवारों का पंजीकरण किया गया है। वापस से ध्यान में रखना है 6.53 लाख परिवारों का पंजीकरण करवाया गया है, ठीक है। इसके साथ ही ध्यान रखना है इस पंजीकरण में से 1.83 लाख परिवारों को काम आवंटित किया गया है, ठीक है। और मानव दिवस कितने सर्जित किए गए हैं, 86.48 लाख। ये डाटा आपको ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है और कई एग्जामों में हमें ऐसे क्वेश्चन जो है देखने को मिले, तो आपको वापस से रिपीट करना है। कुल जो पंजीकरण है वो कितने हैं, 6.53 लाख परिवार, ठीक है। उनमें से काम किनको मिला, 1.83 लाख को, ठीक है। और जो हमने मानव दिवस सर्जित किए हैं वो कितने किए हैं, 46.48 लाख मानव दिवस हमने सर्जित किए हैं, ठीक है। 86.48 लाख आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 2746 कार्यों को मंजूरी दी, जिसमें से कुल व्यय जो हुआ वो 113.61 करोड़ का उपयोग किया गया।
स्पेशली आपको ध्यान में रखना है, अगर स्टेटमेंट दिया जाता है, मेरी ये मानना है कि ये क्वेश्चन आपको अगर स्टेटमेंट फॉर्म में दिया जाएगा, अगर आंकड़ों से संबंधित, तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट में देखने को मिल सकता है कि इस योजना में 80% से अधिक महिलाएं, जो कि एक महिला सशक्तिकरण का अच्छा खासा एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। ठीक है, ये बात हम कर रहे हैं 2024-25 की। साथ ही साथ जब आपका एग्जाम 23 मार्च को हो रहा है, तो वो ऐसी घड़ी है कि इसमें पुराने डाटा भी जो है वो पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। तो एक बार हम जो 2023-24 का जो आंकड़े हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि दिसंबर 2023 तक है। इसमें आपको ध्यान रखना है 3.19 लाख परिवारों को रोजगार आवंटित किया गया था और 202.61 लाख मानव दिवस सर्जित किए गए थे। तो मतलब 2023-24 के अंदर मानव दिवस जो है वो ज्यादा सर्जित किए गए थे बजाय 24-25 के। तो 24-25 में आपको ध्यान में रखना है 2024-25 के अंदर कितना किया था, 86.48। वहीं अगर हम बात करें 23-24 की, तो 23-24 में 202.61। और ये डिफरेंस इतना क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि उस समय कोरोना से लोग जो है ताज़ा ताज़ा उभर के आए थे। ठीक है, तो कोरोना के कारण लोगों का जो व्यवसाय था, जो रेगुलर व्यवसाय था, मान के चलो कि कोई फेरी वाला है, कोई थड़ी वाला है, तो उनके काम जो है वो अस्त व्यस्त हो गए थे उस टाइम। तो उस टाइम लोगों को काम की ज़्यादा जरूरत थी, इसलिए पब्लिक वेलफेयर के लिए सरकार के द्वारा इतने जो है वो कार्य दिवस, मानव कार्य दिवस जो है वो उनका सर्जन किया गया था। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। स्पेशली अगर मैं बात करूं 2024-25 के आंकड़ा आपको स्पेशली ध्यान रखना है। 5 पॉइंट है, पांचों आपको बहुत ध्यान में रखना है, जिसमें से ये तो आपको यहाँ पे ही याद हो गया कि 80% महिलाएं जो हैं वो इसमें भागीदार है। ठीक है, तो महिलाओं की संख्या जो है वो इस योजना में लाभान्वित श्रेणी के अंदर ज्यादा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और इस योजना में इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार आगे जितनी भी योजनाएं हैं, बची हुई जो शेष 7 योजनाएं हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। परंतु आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना और अपना कमेंट जरूर लिखना है, क्योंकि आपके जो कमेंट हैं उन्हीं के माध्यम से हमें पता चलेगा कि हमारा जो प्रयास है वो आपकी प्रिपरेशन में, आपकी इस जर्नी के अंदर सहायक है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।